हेलो दोस्तों। आज हम लोग होस्टिंगर वेबसाइट्स के थ्रू अपनी एक वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉन्च करेंगे। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि इसमें किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं और उसके बेसिक क्या-क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये एक होस्टिंगर की बेसिकली पैनल है, जिसको हमने लॉगिन कर रखा है। यहाँ पे अभी हम देख पा रहे हैं कि ये क्लाउड होस्टिंग हमने ली हुई है और जिसमें 32 वेबसाइट्स ऑलरेडी होस्ट हैं। तो अभी हम लोग एक वेबसाइट और इसमें ऐड करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग वेबसाइट पे जाएंगे और वेबसाइट लिस्ट पे जाएंगे पहले। यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट जो पहले से लिस्ट की हुई हैं, वो सारी वेबसाइट की डिटेल आ रही है। तो इनमें से अब हम एक नई वेबसाइट ऐड करना है तो ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और वर्डप्रेस की, चूंकि वर्डप्रेस की वेबसाइट ऐड करनी है तो वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। अगर वेबसाइट हमारी पहले से कहीं और बनी हुई है तो उसको हम यहाँ पे माइग्रेट भी कर सकते हैं, माइग्रेट के ऑप्शन पे जाकर। तो चूंकि अभी हमें नई वेबसाइट बनानी है तो नए वर्डप्रेस पे हम क्लिक कर रहे हैं। ये हमसे ईमेल आईडी और पासवर्ड मांग रहा है एडमिन का, तो हम लोग यहाँ पे अभी ईमेल आईडी और पासवर्ड अभी डालेंगे। ये हमने एडमिन ईमेल और पासवर्ड हमने सेट किया है और नेक्स्ट करते हैं। सो यहाँ दो ऑप्शन आता है बेसिकली, क्रिएट ए वेबसाइट विथ एआई और प्री बिल्ड वेबसाइट विथ थीम। तो हम लोग प्री विथ वेबसाइट विथ थीम के ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स आ रहे हैं बेसिकली। तो हम इनमें से जो हमारे काम के लिए टेम्पलेट्स होगा वो ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर रहे हैं। तो ऑनलाइन स्टोर का हमने ये टेम्पलेट है जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। अब ये हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर और कौन कौन से प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है। तो फिलहाल अभी हम लोगों को सिर्फ वू कॉमर्स इंस्टॉल करेंगे, बाकी कोई भी चीज़ इंस्टॉल नहीं करेंगे। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट करेंगे। डोमेन अभी हम लोग टेम्प्रोरी डोमेन यूज़ करेंगे, इसलिए टेम्प्रोरी डोमेन को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। नो, ये अभी वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हैं। ये थोड़ा टाइम लेता है और तकरीबन 1 डेढ़ मिनट के आसपास का।
ये यूजुअली से थोड़ा ज़्यादा वक्त ले रहा है अभी। पता नहीं क्यों, बट इतना टाइम नहीं लगता है नॉर्मली। अब ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। एडमिन पैनल पे, तो वो अब ये वर्डप्रेस के एडमिन पैनल पे आ गया। और ये जो आप ऊपर डोमेन देख रहे हैं, ये बेसिकली एक टेम्पोररी डोमेन है, जिसको कि हम मैपिंग कर सकते हैं अपने मेन डोमेन के साथ में। तो आगे हम लोग वो भी देखेंगे कि किस तरीके से मैपिंग किया जा सकता है। अब साइट हमारी लॉन्च हो गई। अगर हमें देखना है तो जो हमारी साइट है वो किस तरीके से दिख रही है, तो ये है बेसिकली हमारी साइट। जो थीम हमने यूज़ किया उसके अकॉर्डिंगली, तो इसको आगे हम लोग कस्टमाइज़ करेंगे दूसरी क्लास में। बट फिलहाल अभी हमारे यहाँ पे जो इसकी बेसिक सेटिंग्स है, वो हम लोग करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे एस्ट्रा थीम यूज़ किया है और वू कॉमर्स इंस्टॉल किया है हमने। तो इसकी जो बेसिक सेटिंग्स है वो हम देखते हैं। तो बेसिक सेटिंग को देखने से पहले सबसे पहली चीज़ है, हम सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे हमारा साइट टाइटल, साइट की टैग, साइट की आइकॉन, ये चीज़ें हमें यहाँ पे डालनी है। तो साइट टाइटल में हमारे साइट का नाम डालना है, तो हमने यहाँ पे साइट का नाम डाल दिया। और हम आइकॉन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। आइकॉन का साइज़ 512 बाई 512 होना चाहिए। बेसिकली ये अभी 1000 बाई 1000 है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ क्रॉप करने के लिए ऑप्शन आए, तो ये क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है, हमने इसको क्रॉप कर लिया है। तो ये हमारा साइट आइकॉन यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। वर्डप्रेस यूआरएल और साइट एड्रेस यूआरएल ये हमें नहीं छेड़ना, ये ऑटोमेटिक आएगा। ये बेसिकली एडमिन का ईमेल आईडी है जो हमने सेट किया था। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि मेंबरशिप में ऑप्शन आ रहा है एनीवन कैन रजिस्टर। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कोई भी जो कस्टमर है वो रजिस्ट्रेशन कर सकता हो, तो हमें एनीवन कैन रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। अगर हम चाहते हैं इनविटेशन बेसिस पे, तो फिर इसको हम क्लिक नहीं करेंगे। तो नॉर्मली ई कॉमर्स वाली वेबसाइट पे जो है वो इनविटेशन बेसिस नहीं रखा जाता है, तो एनीवन कैन रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल, चूँकि ई कॉमर्स वेबसाइट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हमें रखना होगा कस्टमर। साइट लैंग्वेज इंग्लिश ठीक है। टाइम ज़ोन इंडिया का टाइम ज़ोन +5.3 आता है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कहाँ, या टाइम के, या एक लोकेशन वाइज में दिल्ली या कोलकाता आएगा, तो वो हमें सेट करना होगा। अमेरिका, एशिया, एशिया में दिल्ली नहीं है, तो फिर डेफिनेटली कोलकाता होगा। काबुल, कोलकाता, तो कोलकाता हमने सेट कर लिया। ये डेट और टाइम का फॉर्मेट है, एज इट इज़ छोड़ देंगे, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वीक स्टार्ट ऑन मंडे, ठीक है। स्टार्टर टेम्पलेट्स, डिजेबल एलिमेंटर, डिजेबल, ये दोनों में डिजेबल करना है। और यूजर्स ट्रैकिंग में हमें अलाउ नहीं करना है। तो ये सारी सेटिंग हमने कर ली। अब सेव कर दिया हमने इसे। ये एक बेसिक सेटिंग है। इसके बाद इसमें राइटिंग में कुछ खास सेटिंग नहीं होती है, रीडिंग में हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर हम अपने होम पेज पे कोई स्टैटिक पेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो होम सेलेक्ट करेंगे। अगर हम लेटेस्ट पोस्ट पे जा रहे हैं तो ये ब्लॉग पोस्ट है, तो फिर स्टैटिक पेज नहीं रहेगा, वो ब्लॉग पोस्ट का पेज रहेगा।
इनिशियली शुरुआत है, अभी हमें अपनी वेबसाइट बनानी है। हम नहीं चाहते कि गूगल या गूगल की तरह जो दूसरे सर्च इंजन है वो हमारी वेबसाइट को इंडेक्स करें। तो जब तक हमारी साइट अंडर कंस्ट्रक्शन है हम लोग इसे डिस्करेज सर्च इंजन को पे क्लिक कर सकते हैं ताकि गलत इन्फॉर्मेशन इंडेक्स ना हो। बाद में जब साइट कंप्लीट हो जाएगी हम इसका जो है विजिबिलिटी ओपन कर देंगे, तो फिर हमें ये सिलेक्शन हटानी होगी। ओके, डिस्कशन पे जाते हैं। ये बेसिकली इसमें भी कुछ ख़ास हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये जैसा है इट्स ओके, ठीक है। देन मीडिया परमालिंक पे जाते हैं। कमोबेश ये ठीक है, लेकिन थोड़ा बेटर करना हो तो जो प्रोडक्ट कैटेगरी पूरी लिखी हुई है इसको हम नॉर्मली प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए पीसी और प्रोडक्ट टैग के लिए पीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वरना यूआरएल जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और प्रोडक्ट के लिए हम प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में पी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम करके हम इसको सेव कर दिया हमने। तो परमानेंट हमारा हो गया। देन प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर हम जाते हैं। तो प्राइवेसी पॉलिसी के लिए चेंज योर प्राइवेसी पॉलिसी पेज, अगर ये ऑलरेडी पेज बना हुआ है तो हम इसी पेज का इस्तेमाल यूज़ दिस पेज करेंगे। तो वहाँ पे हमारा प्राइवेसी पॉलिसी पे चीज़ें अपडेट हो गई हैं। ये तो साइट से रिलेटेड कुछ बेसिक सेटिंग थी। अब जो मेन है सेटिंग्स वो है हमारी वू कॉमर्स की सेटिंग्स। तो वू कॉमर्स पे जाएंगे और वू कॉमर्स पे हम सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे हमें अपने स्टोर का जो है कंप्लीट एड्रेस वगैरह सेट करना है। तो मैं यहाँ पे एक एड्रेस डाल रहा हूँ। चूँकि ये न्यू दिल्ली है तो हमें यहाँ पे सेलिंग लोकेशंस, तो यहाँ हमने पहले बेसिकली एड्रेस में अपने जो भी हमारा बिजनेस लोकेशन है वो डाला है जिप कोड तक। देन अब जनरल ऑप्शंस के अंदर सेलिंग लोकेशन है, जहाँ जिस जिस कंपनी में हम सेल कर रहे हैं, कंट्रीज़ के अंदर हम सेल कर रहे हैं वहाँ डालेंगे। जैसे अगर हमें सिर्फ इंडिया सेलेक्ट करना है, में सेल करना है, तो हम डालेंगे सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज़, और स्पेसिफिक कंट्रीज़ के अंदर हम यहाँ लिस्ट में से इंडिया सेलेक्ट कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ इंडिया में ही सेल करेंगे, इंडिया के बाहर अभी सेल नहीं कर रहे अपनी वेबसाइट के थ्रू। देन है शिपिंग लोकेशंस, सेल टू ऑल कंट्रीज यू सेल, ये भी रख सकते हैं। अदरवाइज अगर हमें थोड़ा और प्रिसाइज करना है तो शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज ओनली करेंगे और यहाँ पे फिर हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। तो इंडिया में ही शिप करेंगे, इंडिया में ही सेल करेंगे और कहीं नहीं। अभी ये सेटिंग की है और ये आप अपने अकॉर्डिंगली इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशंस, तो शॉप कंट्रीज एंड रीजन इट्स ओके, ठीक है, ये कोई इशू नहीं है इसमें। इनेबल टैक्सेस, डेफिनेटली इंडिया में है या इंडिया के बहुत सारे बाहर बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर टैक्सेस का अप्लीकेबल रहता है, तो वो हम ओपन कर क्लिक करके रखेंगे। दूसरा है इनेबल कूपन्स, इनेबल द यूज़ ऑफ कूपन कोड्स, डेफिनेटली इसको इनेबल करना पड़ेगा। और कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट सीक्वेंसली, अगर एक से ज़्यादा कूपन हम ऑफ़र कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट पे और हम चाहते हैं कि दोनों के दोनों कूपन जो है वो इस्तेमाल हो जाएं एक साथ, तो हम इस पे सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ हम ये चाहते हैं कि कोई एक, जैसे एक से ज़्यादा कूपन एप्लीकेबल है बट हम चाहते हैं कि कोई एक ही कूपन का इस्तेमाल हो पाए, उससे ज़्यादा नहीं, तो फिर हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। जैसा है ये ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद आता है करेंसी। तो डेफिनेटली चीज़ है, इंडिया में हमें सेल करना है तो हमारे करेंसी आईएनआर होगी, तो आईएनआर को सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी चीज़ें तो नॉर्मल हैं, इसको रहने देंगे इसी तरीके से। सेव किया हमने। देन अब प्रोडक्ट पे जाते हैं। शॉप पेज, प्रोडक्ट का शॉप का पेज है, ओके है। अभी ये है ऐड टू कार्ट बिहेवियर,
ऐड टू कार्ट बिहेवियर में देख रहे हैं क्या है लिखा हुआ। सबसे पहले रिडायरेक्ट द कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन, और दूसरा है इनेबल एजेक्स ऐड टू कार्ट बटन। हम ये चाहते हैं कि जब भी कोई बंदा हमारी वेबसाइट पे आए और वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करे, तो वो डायरेक्टली ऐड टू कार्ट के बाद वो कार्ट वाली पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हम इसको ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं, उसी प्रोडक्ट पेज पे ही उसको एक मैसेज आ जाए कि हाँ आपका प्रोडक्ट जो है कार्ट में ऐड हो गया है, लेकिन आप उसी पेज पे रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फिर इनेबल एजेक्स ऐड टू कार्ट बटन पे करना पड़ेगा। अब इन दोनों में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। ऐड टू कार्ट से जो अगर आप पहला क्लिक करते हैं ये वाला ऑप्शन, रिडायरेक्ट टू कार्ट पेज, इसका मतलब ये होता है कोई भी बंदा आपके साइट पे आता है, प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करता है, तो वो डायरेक्टली कार्ट के पेज पे चला जाता है। तो इससे कन्वर्जन होने के चांसेस इमीडिएटली थोड़े बढ़ जाते हैं, बंदा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, कन्वर्जन हो जाता है। लेकिन एक डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर वो प्रोबेबिलिटी ऐसी हो सकती है कि वो ज़्यादा आइटम खरीद सकता था आपकी साइट पे, लेकिन चूंकि वो डायरेक्टली कार्ट पे चला गया तो शायद वो ना खरीदे, तो आपके टिकट की जो वैल्यू है वो कम हो सकती है। तो इट्स ओपन योर चॉइस। अगर आप हमसे कंफर्म करेंगे कि सर आपकी क्या ओपिनियन है, तो हमारे ओपिनियन के हिसाब से रिडायरेक्ट नहीं करना है, हम एजेक्स इनेबल एजेक्स करेंगे, ताकि वो अगर ज़्यादा उसे प्रोडक्ट ख़रीदना हो तो वो वहीं से ख़रीद सकता हो। प्लेस होल्डर इमेजेस जिसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। यूनिट वेट का जो है यूनिट है, यहाँ पे नॉर्मली इंडिया में केजी या ग्राम चलता है। अब ये जो केजी और ग्राम है, मान लो हम केजी रख रहे हैं तो, और डायमेंशन में हम लाइक सेंटीमीटर रख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब बनता है। ये मेज़रमेंट जो है हमारे शिपिंग से लेके से रिलेटेड है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि सपोज़ कीजिए कि हमने यहाँ पर सेटिंग किया है केजी, और हम जिस शिपिंग पार्टनर को इस्तेमाल कर रहे हैं वो ग्राम में वेट लेता है। तो हमने केजी किया और कोई प्रोडक्ट हमारा जो है वो तकरीबन 200 ग्राम का था, तो हमने यहाँ पे डाला 0.2 केजी। शिपिंग के एंड में प्रॉब्लम ये होगी कि वो 0.2 केजी जो है वो वहाँ पे मैप होके 200 ग्राम नहीं दिखाएगा, वो मैप होके 0.2 ग्राम दिखाएगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है ग्राम, और शिपिंग प्रोवाइडर ले रहा है केजी में, और वही 200 ग्राम आपने यहाँ डाला है, तो 200 ग्राम यहाँ डाला है तो वहाँ पे वो शो करेगा 200 केजी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने शिपिंग प्रोवाइडर के हिसाब से यहाँ पे सेट करना चाहिए। और डायमेंशन के अंदर जो यूनिट है सेंटीमीटर, ये ठीक है, क्योंकि शिपिंग प्रोवाइडर में भी सेंटीमीटर चलता है। और ये बेसिकली हम लोग जो लेते हैं वो इसलिए लेते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट का वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेट कर पाएँ। वॉल्यूमेट्रिक वेट के लिए जो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो होता है एल इंटू ब्रेथ इंटू हाइट एल बी एच इंटू एल इंटू बी इंटू एच डिवाइडेड बाई 5000। इसके बाद जो भी हमारे आउटपुट निकल के आएगा उतना केजी होगा। तो जो भी हमारा शिपिंग पार्टनर होता है वो बेसिकली या तो वॉल्यूमेट्रिक वेट या तो डेड वेट, जो भी ज़्यादा होगा उसको वो चार्ज करते हैं। ओके।
ओके, तो अभी हम लोग फ़िलहाल यहाँ पे ग्राम और यहाँ सेंटीमीटर रख रहे हैं। उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शंस रिव्यू का है, इनेबल प्रोडक्ट रिव्यू। अगर हम अपने प्रोडक्ट पे रिव्यू का ऑप्शन रखना चाहते हैं या नहीं, इसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन है। अगर हम क्लिक करेंगे तो रिव्यू का ऑप्शन रहेगा, क्लिक नहीं करेंगे तो रिव्यू का ऑप्शन हट जाएगा। और ये रिव्यू का अगर ऑप्शन देखना है आपको, तो ये मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ कहाँ से है ये यहाँ आएगा बेसिकली रिव्यूज़। ये ऑप्शन जो है वो अगर हमने यहाँ से वो हटा दिया तो ये ऑप्शन भी यहाँ से हट जाएगा। शो वेरीफाइड ओनर लेबल्स ऑन, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी रिव्यू जिस भी बंदे ने डाला हुआ है हमारी वेबसाइट पे, वो अगर वो उसने हमारा प्रोडक्ट परचेज किया हुआ है तो ये शो करेगा वेरीफाइड ओनर है, अदरवाइज ये शो करेगा नॉर्मल। तो इससे क्या होगा कि दोनों जो हमारे कस्टमर हैं, जो दूसरे कस्टमर विजिटर हैं, उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि किस बंदे ने प्रोडक्ट परचेज किया है, किसने नहीं कर रखा। दूसरा जो ऑप्शन है रिव्यू कैन ओनली बी लेफ्ट बाय वेरीफाइड ओनर, इसको अगर हम क्लिक करते हैं, इसका मतलब है जिसने प्रोडक्ट खरीदा है सिर्फ वही रिव्यू कर सकता है, कोई और उस पर रिव्यू नहीं कर सकता। अगर हटाते हैं तो कोई भी रिव्यू कर पाएगा। अगर उसने खरीदा है तो वेरीफाइड लिख के आएगा, नहीं खरीदा है तो नॉर्मल नाम लिख के आएगा। अब इसी तरीके से प्रोडक्ट रेटिंग, क्या सिर्फ रिव्यू ही कर सकता है या रेटिंग भी दे सकता है। जैसे अगर यहाँ देख रहे होंगे योर रेटिंग, तो ये रिव्यू रेटिंग देने का है और यहाँ रिव्यू लिखने का है। तो अगर हम ये रेटिंग सिस्टम डालना चाह रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा इनेबल स्टार रेटिंग्स, और अगर हम नहीं देना चाहते हैं तो इसको हटा देंगे हम। और अगर ये रेटिंग्स को हम मैंडेटरी करना चाह रहे हैं तो क्लिक करेंगे, अदरवाइज वो ऑप्शनल रहेगा। ये करके हम इस सेटिंग को सेव कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सेव हो गई। इसके बाद हम इसमें जाते हैं इन्वेंट्री पर। स्टॉक, इनेबल स्टॉक मैनेजमेंट पे क्लिक किया हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है कि हमारे जो भी प्रोडक्ट वेबसाइट पे लिस्टेड हैं, क्या हमें उसका स्टॉक मैनेज करना है या नहीं मैनेज करना है। अगर हम उसका स्टॉक मैनेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। अगर हम स्टॉक को मैनेज पे क्लिक करते हैं तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, हमें रेगुलर इंटरवल पे उन सभी के स्टॉक को अपडेट करते रहना पड़ेगा, कम ओ बेश डेली अपडेट करना पड़ेगा, जो एक टास्क हो जाता है अपने आप में। अदरवाइज अगर हम इसको क्लिक नहीं करके रखते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोडक्ट कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा, हमें ऑलवेज उस पर ऑर्डर मिल जाएगा। अब इसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, मान लो हम प्रोडक्ट हमारे पास ऐसा है जो हम ख़रीद के बेच रहे हैं कहीं से, तो ऐसे केसेस में कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे पास वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो, और अगर हमने स्टॉक मैनेजमेंट पे क्लिक नहीं किया हुआ है तो पॉसिबिलिटी है कि जो जिस चीज़ का स्टॉक हमारे पास ज़ीरो हो चुका है, इन्वेंट्री ज़ीरो है हमारे पास, उसका भी ऑर्डर आ जाए। तो इससे बचना है तो स्टॉक मैनेजमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन स्टॉक मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे, इसका मतलब ये है कि हर आइटम का स्टॉक हमें मैनुअली अपडेट करना होगा हर हालत में। ठीक है। अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं और हम लोग सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो भी हम अपनी वेबसाइट पे बेच रहे हैं, तो ऐसे केस में हमें स्टॉक इनेबल स्टॉक मैनेजमेंट पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं भी है। दूसरा है होल्ड स्टॉक फॉर मिनट्स बेसिकली। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई बंदा अपने ऐड टू कार्ट करता है, ठीक है, और वो अभी पेमेंट नहीं किया है, उसने किसी वजह से पेमेंट फेल हो गया है या ऑर्डर पेंडिंग में है, ऐसे केस में हमारा जो सिस्टम है वो उस आइटम को 60 मिनट तक होल्ड करके रखेगा उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए। उसके बाद उस ऑर्डर को वो कैंसिल कर देगा, और कैंसिल करते ही वो स्टॉक जो है हमारा वो फ्री हो जाएगा सबके लिए। अदरवाइज वो उतनी देर के लिए वो बुक रहता है सिर्फ उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, ताकि ऐसा हो कि जब भी वो ऑर्डर उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर करता है तो आउट ऑफ स्टॉक उसको नहीं मिलेगा फिर ऐसे केस में। स्टॉक नोटिफिकेशंस,
क्या हम स्टॉक नोटिफिकेशंस भेजना चाहते हैं? अगर हाँ तो इस पर क्लिक करेंगे, लो स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, दोनों के लिए। और हमें किस ईमेल पे भेजना है वो ईमेल हम यहाँ पे हम डालेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि ये जो नोटिफिकेशन हम भेज रहे हैं, इस नोटिफिकेशन का मतलब क्या है और किस तरीके से ये काम करता है। अगर हमने लो स्टॉक किया है तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि लो स्टॉक कितने अमाउंट क्वांटिटी का होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं ये दिया हुआ है 2। इसका मतलब ये है कि जैसे ही स्टॉक 2 पे पहुंचेगा, लो स्टॉक का नोटिफिकेशन चला जाएगा, और जैसे ही स्टॉक काउंट 0 होगा तो आउट ऑफ स्टॉक का नोटिफिकेशन चला जाएगा। इससे हमें स्टॉक को मैनेज करने में आसानी होती है अगर हमने यहाँ पे मैनेज पे क्लिक कर रखा है तो। अब आसानी ये होती है कि अगर मान लो हमारा कोई प्रोडक्ट है जो पर पर डे 5 पीस बिकता है और अभी हमारे पास में उसके 10 पीस की क्वांटिटी है, इसका मतलब 2 दिनों का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, और हमें उस प्रोडक्ट को अपने पास लाइक रीस्टॉक करने में 1 दिन का टाइम लगेगा। तो ऐसे केस में हम यहाँ पर स्टॉक थ्रेशोल्ड को जो है 5 कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही 5 पीस पहुंचेगा तब हमारे नोटिफिकेशन मिलेगा, और मेरे पास चूंकि 10 पीस था, इसका मतलब अभी 1 दिन का स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है। तो उस 1 दिन के स्टॉक की वजह से हम, जब तक हमारा माल स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक होगा, हमारे पास इन स्टॉक के लिए पर्याप्त टाइम रहेगा, सफिशिएंट टाइम रहेगा कि हम उसको दोबारा से इन स्टॉक कर सकें। तो इसलिए यहाँ पे ये सेटिंग दी हुई है। और आउट ऑफ स्टॉक थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है 0 पे हमने आउट ऑफ स्टॉक कर रखा है। बट कई लोग इसको 0 पे नहीं करते हैं, इसको 1 या 2 पे करते हैं, इसका मतलब, या 3 पे करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक बफर जोन लेके चल रहे हैं, और बफर जोन का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि हम अपने आइटम को एक प्लेटफॉर्म की जगह कई और प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हों। ऐसे केसेस में अगर 0 पे आउट ऑफ स्टॉक कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि एक पीस जब था तो ऑर्डर कहीं और से भी आ गया और हमारी वेबसाइट पे भी आ गया, और चूंकि क्वांटिटी एक ही है तो हम किसी एक ही जगह उस ऑर्डर ऑर्डर को फुलफिल कर पाएंगे। तो हम बफर स्टॉक बना के रखना चाहते हैं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि इसको हम 2 या 3 पे सेट करते हैं, बट इसके अपना एक डिसएडवांटेज ये है कि जितना भी पीस पे हम सेट करेंगे फिर हमारे पास वो उतने पीस का डेड स्टॉक होने का चांस भी बढ़ जाता है। तो प्रोडक्ट को साइकिल के हिसाब से और उसके लाइक ऑर्डर के हिसाब से और रीस्टॉक करने के हिसाब से देख के हम इस चीज़ को सेट करते हैं। अब आता है आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी, हाइड आउट ऑफ स्टॉक आइटम फ्रॉम द कैटलॉग। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हमारी वेबसाइट पे आउट ऑफ स्टॉक हो गया है तो वो हम हाइड कर दें, कस्टमर को ना दिखे। तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बढ़िया रहता है, लेकिन अगर हम गूगल के हिसाब से देखते हैं या जो भी सर्च इंजन के हिसाब से देखते हैं तो ये सेटिंग करना सही नहीं है, क्योंकि ऐसे केस में अगर कोई कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारा गूगल पे या सर्च इंजन पे इंडेक्स्ड है प्रॉपरली, रैंकिंग हाई है उसकी, और कोई कस्टमर उस पे जाता है और हमारी वेबसाइट पे वहाँ से आता है और वो हाइड किया हुआ है प्रोडक्ट, तो उसको पेज नॉट फाउंड का मैसेज दिखेगा, जो एक निगेटिव इम्पैक्ट डालता है हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू यूज़र्स, कि यूज़र्स को ऐसा नहीं दिखेगा कि भाई 100 आइटम दिख रहा है जिसमें से कि स्टॉक में 20 ही आइटम है, बाकी के आउट ऑफ स्टॉक ही दिख रहे हैं। अगर हमने इसको हाइड पे क्लिक कर दिया तो उसको दिखेगा ही 20 आइटम, 80 आइटम जो आउट ऑफ स्टॉक है वो उसको नज़र नहीं आएगा। तो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बढ़िया है, बट गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना बढ़िया नहीं है। ये डिस्प्ले फॉर्मेट तो ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, तो इसको सेव करते हैं। नेक्स्ट जाते हैं डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स और अप्रूव। ये इनमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये उनके लिए है जहाँ पे प्रोडक्ट हमारा कोई डिजिटल प्रोडक्ट हो जो डाउनलोड किया जा सके। तो हमारे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो इसकी सेटिंग अभी हम नहीं कर रहे हैं। एडवांस पे देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हमें इसमें कोई भी छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम जाते हैं टैक्स में।
टैक्स में ऑप्शन है हमारा प्राइस इंटर्ड विथ टैक्स। यस आई विल इंटर प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, नो आई विल इंटर प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। अगर हम रिटेल की वेबसाइट बना रहे हैं तो ये रहेगा यस आई विल इंटर प्राइस इन इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। अगर हम B2B बना रहे हैं तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है, डिपेंडिंग हम कि हम हमारे वर्किंग का पैटर्न क्या है। ओके, रिटेल के लिए तो ये यही रहेगा। नेक्स्ट इज कैलकुलेट टैक्स बेस्ड ऑन कस्टमर शिपिंग एड्रेस, कस्टमर बिलिंग एड्रेस। तो कस्टमर शिपिंग एड्रेस रहेगा GST के हिसाब से। शिपिंग टैक्स क्लास, यहाँ पे हम टैक्स का एक क्लास बना लेंगे या जैसे स्टैंडर्ड हमें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें शिपिंग के चार्ज पे कोई टैक्स लेना है तो, अगर टैक्स नहीं लेना है तो हम इसको 0 रेट पे सेट कर सकते हैं। राउंडिंग टैक्स एट सब टोटल लेवल इंस्टेड ऑफ, ये करना बेहतर रहेगा कि जितने भी प्रोडक्ट हैं सबका टैक्स एक जगह कैलकुलेट होकर आ जाए। एडिशनल टैक्स क्लासेस, जैसे हम मान लीजिए कि कपड़े के लिए बना रहे हैं तो कपड़े पे 5% GST लगता है, तो हमने यहाँ पे एक 5% GST का एक टैक्स स्लैब बनाया है और अभी हम इसको सेव करेंगे। ये हमने इसको सेव कर लिया। आप देखेंगे यहाँ पे 5% GST रेट आ गया है, उसको अभी कन्फिगर करेंगे, उससे पहले बाकी की चीज़ें देख लेते हैं। डिस्प्ले प्राइस इन द शॉप एक्सक्लूडिंग टैक्स, डिस्प्ले प्राइस ड्यूरिंग कार्ट एंड, तो शॉप पर हमें इंक्लूडिंग टैक्स शो करना होता है और कार्ड पे हम एक्सक्लूडिंग टैक्स कर सकते हैं। डिस्प्ले टैक्स टोटल आइटमाइज रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसको सेव किया हमने। अब हम अपने ये 5% GST रेट के सेट करेंगे। यहाँ पे लाइन इंसर्ट करेंगे। पहले कंट्री कोड दिया हमने IN इंडिया के लिए, बाकी चीज़ें कुछ नहीं डालेंगे। टैक्स रेट हमारा हो जाएगा 5% और टैक्स नेम हम डालेंगे IGST। ओके, शिपिंग पे हटा देंगे। नेक्स्ट IN, चूँकि हमने एड्रेस इंडिया दिल्ली डाला था तो यहाँ पे स्टेट कोड में हमने दिल्ली डाला है। GST रेट हमारा हो जाएगा 2.5% और यहाँ होगा CGST। एक और हमें इंसर्ट करना होगा, वो भी IN इंडिया के लिए, दिल्ली के लिए, ये भी 2.5% और ये हो जाएगा SGST। सेव कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि दिल्ली में हमारा CGST और SGST लगेगा और दिल्ली से बाहर कहीं भी अगर हम शिपिंग कर रहे हैं तो हमारा लगेगा IGST 5%। दोनों ही केस में 5% है, बट वहाँ पे 2.5% अलग अलग है और यहाँ पे 5% एक साथ। इसी तरीके से अगर हमें और भी टैक्स स्लैब सेट करने हैं तो हमें वही है, टैक्स ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे टैक्स स्लैब्स के लिए या क्लासेस हमें डालने हैं, जैसे 12%, 18% वगैरह जो भी है, और फिर उसके जो टैब आएगा टैब पे जाके हमें उसको सेट कर देना है। नो शिपिंग पे चलते हैं। शिपिंग के लिए बेसिकली हमें शिपिंग जोन सेलेक्ट करना होता है या क्रिएट करना होता है। जोन हमारा डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, लाइक लोकल, नेशनल, रेस्ट ऑफ द इंडिया,
सॉरी, या ज़ोनल, इस तरीके से अलग-अलग। अभी हम एक शिपिंग ज़ोन सेलेक्ट करते हैं इसमें। हमने यहाँ पे डाल दिया लोकल, लोकल, और लोकल में हमारा क्या है, दिल्ली है। ओके, तो हमने लोकल दिल्ली डाल दिया, तो ये हमारा रीजन हो गया। और इसमें इसको पहले सेव करेंगे। शिपिंग मेथड में हम जाएंगे। अगर हम फ्री शिपिंग देना चाहते हैं तो फ्री शिपिंग सिलेक्ट कर लिया हमने, कंटिन्यू पे गए। क्या हमारी कोई रिक्वायरमेंट है कि कितने ऑर्डर पे हमारा जो है शिपिंग फ्री हो? तो अगर किसी भी लेवल पे अगर हमें शिपिंग फ्री रखना है तो इसी जगह पे हम क्रिएट कर देंगे। अदरवाइज इसको हम मिनिमम ऑर्डर अमाउंट पे सिलेक्ट करेंगे। मिनिमम ऑर्डर अमाउंट अभी हमने सपोज करो 999 डाल दिया। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई बंदा हमारी वेबसाइट पे आके ऑर्डर करता है और उसका ऑर्डर अमाउंट 999 से ज़्यादा है तो उसकी शिपिंग फ्री हो जाएगी। अब ये एक ऑप्शन आ रहा है, अप्लाई मिनिमम ऑर्डर रूल बिफोर कूपन डिस्काउंट। इसका ये मतलब हुआ, सपोज करो कि हम 10% डिस्काउंट चला रहे हैं, तो अगर किसी बंदे का टोटल ऑर्डर अमाउंट 1000 का है तो 10% डिस्काउंट का मतलब हो जाता है 999, सॉरी 900 रुपये। तो क्या 900 रुपये पे उसको जीएसटी शिपिंग फ्री होगा या नहीं होगा? अगर हमने अप्लाई मिनिमम ऑर्डर रूल बिफोर कूपन डाला तो उसको हो जाएगा, नहीं डाला तो नहीं होगा। रीज़न ये कि कह रहा है बिफोर कूपन डिस्काउंट, डिस्काउंट होने से पहले जितना अमाउंट है क्या उस वो क्राइटेरिया को मैच कर रहा है? यस, डिस्काउंट से पहले 1000 है तो वो क्राइटेरिया को मैच कर रहा है, तो फिर उसको फ्री शिपिंग हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया है तो ऐसा हो जाएगा। बट अगर हमने ये क्लिक नहीं किया है तो इसका मतलब ये है कि डिस्काउंट होने के बाद उसका अमाउंट जितना आ रहा है वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। तो ये एग्जैक्टली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या रखना चाहते हैं। ओके, ये हमने एक्सेप्टिंग कर दी और इसके बाद हम इसको सेव, ऑलरेडी ये है। शिपिंग जोन पे वापस आते हैं तो यहाँ पे एक शिपिंग जोन हमारा क्रिएटेड है। ओके, इनेबल द शिपिंग कैलकुलेटर कार्ट पेज पे अगर हम शिपिंग कैलकुलेटर डालना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको इनेबल करेंगे, अदरवाइज डिसेबल रखेंगे। फिलहाल अभी हम डिसेबल रख रहे हैं। हाइड शिपिंग कॉस्ट अंटिल एन एड्रेस इज एंटर्ड, बिल्कुल इसको करना चाहिए कि जब तक कस्टमर अपना एड्रेस एंटर ना करे उसको शिपिंग कॉस्ट शो ना हो। शिपिंग डेस्टिनेशंस, डिफॉल्ट टू कस्टमर शिपिंग एड्रेस, डिफॉल्ट टू कस्टमर बिलिंग एड्रेस, डिफॉल्ट टू कस्टमर शिपिंग एड्रेस, ये सेलेक्ट किया हमने और शिपिंग क्लासेस अलग अलग होती हैं। अभी हमने यहाँ पे कोई शिपिंग क्लास ऐड नहीं किया हुआ है, लेकिन आगे जाके हम यहाँ पे शिपिंग के क्लासेस ऐड करेंगे, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। देन पेमेंट पे जाते हैं। यहाँ पे अभी 3 पेमेंट ऑप्शन दिखा रहा है, इसके अलावा भी और पेमेंट ऑप्शन हो सकता है जो नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे है। इनमें से कोई भी पेमेंट ऑप्शन हम अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं। जैसे रेजर पे है, पेटीएम है, पेपल है, स्ट्राइप है, पे यू मनी है, बिल डेस्क है। इस तरीके से बहुत सारे पेमेंट गेटवेज प्रोवाइडर हैं इंडिया में, उनमें से कोई भी पेमेंट गेटवे हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हैं।
अभी जो कि अभी हमने कोई किया नहीं है, तो अभी हम सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी को इस पे ओपन करके हमने इसको सेव कर दिया है। ओके, अकाउंट्स प्राइवेसी, अकाउंट्स, इसमें पहला ऑप्शन है इनेबल गेस्ट चेकआउट। अगर हम इसको क्लिक करके रखते हैं, इसका मतलब ये है कि कोई भी यूज़र जो हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, उसके लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि वो अकाउंट को क्रिएट करे। वो विदाउट अकाउंट क्रिएट किए भी हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर कर सकता है। तो रिकमेंड ये रहता है कि आप इसको चेकआउट को, गेस्ट चेकआउट को इनेबल कर दें। इनेबल लॉग इन ड्यूरिंग चेकआउट, ये भी कर सकते हैं, मतलब चेकआउट के दौरान वो वेबसाइट पे लॉग इन कर पाए। और चाहे तो हम इसको हटा भी सकते हैं, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। तो फिलहाल अभी हम इसको ऑन कर सकते हैं। अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, यस कर सकता है। ऑन माई पेज कर सकता है। दोनों ही जगह वो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है। सेंड पासवर्ड सेटअप लिंक, रिकमेंड। सेंड पासवर्ड लिंक करने से क्या होगा कि जब अकाउंट क्रिएट करेगा बंदा, तो वो सिर्फ अपना यूज़र आईडी या ईमेल एड्रेस डालेगा और उसको नेक्स्ट करेगा, तो उसके पास एक लिंक जाएगा उसके ईमेल पे, जहाँ से कि उसको वेरीफाई करना है और अपना पासवर्ड सेट करना है। इससे दो बेनिफिट है। सबसे पहला तो ये कि जो जेन्युइन बायर होगा वो अपना ईमेल सही डालेगा, तो उसकी ईमेल जो है वो भी कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ उसका ईमेल आईडी बिल्कुल सही है, ताकि हमारे आगे के जो ईमेल्स हैं वो प्रॉपर रहें। तो जेन्युइन बायर्स ही आएंगे बेसिकली, ठीक है। और आपके जो नोटिफिकेशन उसके ईमेल बॉक्स तक जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो भी हम चेक, इससे चेक हो जाता है बेसिकली। यूज ईमेल एड्रेस एज अकाउंट लॉगिन, अगर हम इसको क्लिक करके रखते हैं, इसका मतलब ये है कि उसके ईमेल आईडी भी उसका अकाउंट लॉगिन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमें ये रखना पड़ेगा ऐसे ही। नेक्स्ट इज रिमूव पर्सनल डाटा फ्रॉम ऑर्डर ऑन रिक्वेस्ट। अगर हम इसको क्लिक करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर जब भी कोई यूज़र हमारा रिक्वेस्ट देता है कि हमारे ऑर्डर की डिटेल में से हमारा जो है लाइक शिपिंग एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह डिलीट कर दीजिए, तो वो हम उसके ऑर्डर को बिना डिलीट किए उसके डेटा को डिलीट कर सकते हैं। बाकी ये तो डाउनलोड के लिए है, ज़रूरत नहीं है। ये भी बल्क के लिए है, ये भी हमें ज़रूरत नहीं है, रहने देते हैं। रजिस्ट्रेशन प्राइवेसी पॉलिसी एंड चेकआउट प्राइवेसी पॉलिसी, ये रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे दिखेगा और ये उसको जितने भी ऑर्डर वो करेगा उस चेकआउट के पेज पे दिखेगा। बाकी ये है, शो करता है कि हम क्या उसके ऑर्डर की डिटेल को कितने दिनों तक अपनी वेबसाइट पे स्टोर करके रखते हैं। अगर हमने यहाँ पे कोई भी डेट, डेज या मंथ सिलेक्ट नहीं किया है, इसका मतलब ये होता है कि उसका डेटा ऑलवेज हमारी साइट पे अवेलेबल रहेगा। अदरवाइज हम यहाँ पे डेज, वीक, मंथ, ईयर, ईयर में हमने एक डाला, इसका मतलब ये है कि जो भी इनएक्टिव अकाउंट्स हैं हमारे वेबसाइट पे वो 1 साल तक रहेंगे, उसके बाद वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। इसी तरीके से पेंडिंग ऑर्डर्स, फेल्ड ऑर्डर्स, कैंसिल ऑर्डर, कंप्लीटेड ऑर्डर, इन सभी के लिए हम सेट कर सकते हैं कि कब कितने दिनों तक ऑर्डर्स के डेटा को रिटेन करके रखना है अपनी वेबसाइट पे। तो ये हमने सेट कर दिया। अब ईमेल्स पे जाते हैं। ये ईमेल्स बेसिकली ट्रिगर्ड ईमेल्स हैं। कितने तरीके के हैं? न्यू ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर, फेल्ड ऑर्डर, ओके, ऑर्डर ऑन होल्ड, प्रोसेसिंग ऑर्डर, ये सब ईमेल नोटिफिकेशन है जो कस्टमर या फिर जो एडमिन है उनको भेजा जाएगा। तो ऊपर के 3 ऑर्डर जो है वो एडमिन को जा रहे हैं, ईमेल्स बेसिकली, और बाकी के ईमेल्स जो है वो कस्टमर्स को जा रहे हैं। तो ये सब प्री डिफाइंड है
और इसमें अगर कोई चेंजेस करने हैं तो कर सकते हैं। अगर हमें इसमें और बढ़ाना है तो वो भी हम लोग कुछ दूसरे प्लगइन का इस्तेमाल करके हम बढ़ा सकते हैं। फ्रॉम सेंडर नेम, कंपनी के नाम से जाए तो बढ़िया रहेगा। जैसे हमने कंपनी का नाम जो है यहाँ पे साइट का नाम ज़ेर जामा शो किया था, तो हम यहाँ पे ईमेल आईडी कुछ इस तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि ये ईमेल कहाँ से आ रहा है वो शो करेगा। सॉरी, एक छोटा सा मिस्टेक है। ईमेल आईडी हम यहाँ से यहाँ डालेंगे और यहाँ हम सिर्फ वेबसाइट का नाम डालेंगे। ओके। और फ्रॉम एड्रेस में ये वेबसाइट का एड्रेस सही हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। दूसरे जीमेल वीमेल की आईडी का इस्तेमाल करने से बेहतर रहता है कि हम अपनी वेबसाइट का डायरेक्टली इस्तेमाल करें, वेबसाइट के एड्रेस का। अब आते हैं ये जो हमारा ईमेल है, पहले इसको एक बार सेव कर लेते हैं। देन अब यहाँ आते जो हमारे ये ईमेल है, प्रीव्यू में हम एक इस ईमेल के टेम्पलेट को अगर मुझे कस्टमाइज़ करना है तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे उसको ब्लैक कर दिया। ओके। बैकग्राउंड के कलर को मैं थोड़ा सा ग्रेइश पे लेके जाता हूँ। बॉडी के ये रहने देते हैं और यहाँ पे जो है बेल्ट विड्थ की जगह पे हम लाइक इस तरीके से डाल रहे हैं। देखिए ये चेंजेस हो गए, आपका बैकग्राउंड चेंज हो गया, इसका चेंज हो गया, देन नीचे का कंटेंट चेंज हो गया। अब यहाँ पे हम एक लिंक भी लगा सकते हैं यहाँ। तो इमेज का लिंक लगाने के लिए हम जाते हैं पहले पोस्ट पे, ऐड न्यू पोस्ट करते हैं, या तो यहाँ से जा सकते हैं या फिर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे मीडिया में जाते हैं। हम मीडिया लाइब्रेरी में आ गए, यहाँ पर हम ऐड न्यू मीडिया करते हैं और अपना हम लोगो पीएनजी का लोगो लिया हमने और लोगो हमारा यहाँ आ गया। इसको हमने कॉपी किया और हम सेव कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अब हमारा लोगो भी आ गया। तो ये हम प्रॉपर कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ से अपने ईमेल्स को कि कैसा दिखेगा, इसका लुक एंड फील क्या रहेगा, हर चीज़। तो ये ईमेल की सेटिंग है, इसको जिसमें भी कलर वगैरह जैसा भी बॉडी का सेट करना है वो अब हमारे पास सारे ऑप्शन है सेट करने के। इंटीग्रेशंस पे जाते हैं, ये थोड़ा एडवांस लेवल है, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए। साइट विजिबिलिटी, अगर अभी आपकी साइट नहीं है, अभी आप काम कर रहे हैं तो कमिंग सून पे कीजिए, अदरवाइज इसको लाइव वेबसाइट आप कर सकते हैं और सेव कर दीजिए। मतलब आपकी साइट लाइव है और पब्लिश्ड, कोई भी विजिटर आपकी साइट पे आके प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। देन एडवांस सेटिंग पे जाते हैं, यहाँ पे एक पेजेस को सेट करना है हमें। तो ये सारी जैसे सेटिंग है इसको छेड़ना नहीं है, बस हमें इसमें सिर्फ एक टर्म्स एंड कंडीशन के पेज को हमें
टर्म्स कंडीशन का पेज अभी यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है, तो जब हम क्रिएट करेंगे तब इसको यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देंगे और ये इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं। ओके, सो बेसिक सेटिंग हमारी सारी हो गई है ऑलमोस्ट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो थीम है, हमारी वेबसाइट का ये जो कंप्लीट थीम है, इस थीम को हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे प्रॉपर। और अगर आप लोगों को किसी तरह का कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो कमेंट्स में आप भेज दीजिएगा, हम उसका रिस्पॉन्स आपको कर देंगे। आगे हम लोग इसमें देखेंगे कैसे पेजेस क्रिएट करना है, कैसे आगे बाकी की चीज़ें करनी है, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे।